तो नमस्कार साथियों, अगेन आई वेलकम यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल सेंटम जियो। ये स्पेशल सीरीज लाए हैं हम क्लास 10th के लिए, जिसके अंदर हम 30 मिनट्स के अंदर वाटर रिसोर्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हम ये नहीं बताएंगे कि सीबीएसई में क्या आएगा, हम ये बताएंगे कि एग्जाम में जो भी आएगा हमसे दूर नहीं जाएगा। तो आइए समझते हैं चैप्टर को और धीरे 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 बेस बनाते हुए पढ़ते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है? आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखना है नॉर्मल स्पीड में, उसके बाद 1.5, और फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता हो तो एक बार बुक की रीडिंग कर लो, क्योंकि बुक ही है जो हमें अच्छे मार्क्स के लिए आगे लेकर के आती। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट, वाटर स्कैरिसिटी। क्या है वाटर स्कैरिसिटी? सर वाटर स्कैरिसिटी है कि जितना हमें चाहिए उतना वाटर अवेलेबल नहीं है, या तो क्वांटिटी या क्वालिटी। तो वाटर स्कैरिसिटी की बात करूं तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज inadequate quantity and the other one is the matter of quality। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो कहां है और क्यों होती है? वेयर रेनफॉल इज लेस। तो अगर जहां रेनफॉल अगर कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी, चाहे वो टाइम के एस्पेक्ट में हो या स्पेस के एस्पेक्ट में हो। टाइम और स्पेस से क्या मतलब है? यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहना क्या चाह रहा है? टाइम का मतलब है कि आपके पास एडिक्वेट टाइम के लिए रेनफॉल नहीं हो रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन की रेनफॉल हो रही है। या फिर मैं बात करूं कि इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे क्या इक्वली रेनफॉल होता है? नहीं होता। देखिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अभी अभी बात करी है। रेनफॉल इज इनफ बट वाटर फ्लोज ड्यू टू स्लोपी रिलीफ, या फिर मैं कहूं रोकी रिलीफ। देखिए बेटा, अगर आपके पास जो रिलीफ है वो स्लोप में है तो आपके पास वहां पानी रुकेगा नहीं, और पानी रुकेगा नहीं तो नियर द फ्यूचर आपके पास जो है वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम क्वालिटी की। अभी अभी बात करिए कि वाटर स्कैरिसिटी जो है वो दोनों टर्म के ऊपर बात करती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी कब बैड होती है? व्हेन देयर इज ए कंटेमिनेशन ऑफ सरफेस वाटर। कंटेमिनेशन का मतलब होता है उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ मिल जाना। बैड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन कब होता है, कोई बता सकता है? माइक्रोबियल कंटेमिनेशन तब होता है जब आपके पास अनट्रीटेड सीवेज जब हम इसके अंदर डालते हैं, देख सकते हैं आप फोटो के अंदर, अनट्रीटेड सीवेज जब इसके अंदर जाता है तो क्या होता है? आपके पास क्वालिटी अफेक्ट होती है। ध्यान से समझिए बेटा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाई वाटर स्कैरिसिटी, व्हाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर बैडली अफेक्टेड, व्हाट आर द रीजंस? और आप बहुत स्मार्टली इन रीजंस को समझेंगे और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ना हम ये बताएंगे कि क्या आएगा, पर हाँ, जो भी आएगा वो हमसे दूर नहीं जाएगा। देखिए, समझिए बेटा, एक एक कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए। मैंने आपको इससे पहले जो चैप्टर डिलीवर किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रोइंग पॉपुलेशन ही तो सभी समस्याओं का रूट कोज है। तो लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, ड्यू टू दिस डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? द वाटर यूज इन द डोमेस्टिक यूज, प्रोडक्शन ऑफ फूड का मतलब है एग्रीकल्चर। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ही ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा घर होंगे और उतना ही ज्यादा डोमेस्टिक यूज आएगा। और अगर मैं बात करूं वाटर के कंजम्पशन की, तो हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो इरिगेशन है दैट इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। देखो ये बहुत सुंदर सी मैंने एक फोटो भी ली है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ मतलब कि ऐसा क्यों हुआ कि वाटर की स्कैरिसिटी हमारे पास जनरेट हुई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अर्बन सेंटर्स आर इंक्रीजिंग because population is greatly migrating from the rural areas to the urban areas. So with the time the densely populated areas are increasing and water resources are in immense pressure। भाई जाओ, आपके पास अर्बन एरियाज के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर धीरे धीरे ओवर पॉपुलेशन का बर्डन आता जा रहा है।
द थर्ड इज अर्बन लाइफ स्टाइल। अर्बन लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो अर्बन लाइफ स्टाइल कैसी होती है? कंज्यूमरिज्म, यानी कि यूज, ज्यादा से ज्यादा यूज, यूजिंग मोर एंड मोर वाटर। द फोर्थ पॉइंट इज हाउसिंग सोसाइटीज। हाउसिंग सोसाइटीज का मतलब हाउसिंग सोसाइटीज और कॉलोनीज इन द सिटी ऑन देयर ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस। खुद के डिवाइसेस है, खुद ने बोरवेल किया हुआ है, खुद ने ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, तो इट इज अनचेक्ड वाटर एक्सप्लॉइटेशन। द फिफ्थ पॉइंट इज इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी एमएनसीज। एमएनसीज हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, दे आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर। ये एमएनसी हमारे यहाँ आई ही क्यों है? इसीलिए तो आई है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है, और रिसोर्स के अंदर वाटर एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो अब इनको मिल रहा है तो दे आर पुटिंग द एक्सर्टिंग टू मच प्रेशर वाटर फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए तो वाटर चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ इनकी जो फैक्ट्रीज रन करती है उनके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। तो इससे क्या हो रहा है कि ये रन ऑफ फ्री रिवर्स को भी क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या जनरेट करनी है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द सिक्स्थ वन इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। अरे तीन ही तो यूज में जाएगा, या तो डोमेस्टिक में जाएगा, या एग्रीकल्चर में जाएगा, इंडस्ट्रियल में जाएगा। सेवंथ इज एक्सेसिव यूज। एक्सेसिव यूज को हम क्या, कौन सा यूज कहते हैं भाई? इनजुडिशियस। देखो वर्ड्स की सुंदरता देखिए आप, एक्सेसिव को अगर आप इनजुडिशियस लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब ये क्या बात हुई भाई अनइक्वल एक्सेस की? क्या हमारी सोसाइटी इक्वल है? नहीं है। तो हमारे पास सोसाइटी मेनली दो टाइप्स में डिवाइड है, रिच एंड पुअर। तो यानी रिच का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनके हाथों में रिसोर्सेज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या वाटर भी एक रिसोर्स है? यस सर। अगर वाटर एक रिसोर्स है तो सिंपल सी बात है कि जो रिच जो है उनके पास इस रिसोर्स की अवेलेबिलिटी इज बेटर देन द पुअर्स। द नाइन्थ पॉइंट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन भी डोमेस्टिक भी होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां से निकलने वाला वेस्ट पोल्यूशन करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन कब? व्हेन यू pour डाउन द वाटर अनट्रीटेड। अनट्रीटेड का मतलब आपने उसको साफ नहीं किया और डायरेक्टली आपने उसको या तो सरफेस वाटर में डाल दिया या ओपन लैंड पे डाल दिया। द 10th पॉइंट इज केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन द एग्रीकल्चर फ्लो ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, अगर आपके जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स आप बहुत ज्यादा यूज में ले रहे हैं, और स्पेशली जब से हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर तो हमने किया ही तो यही था कि एचवाईवी सीड हम लेकर के आए, और एचवाईवी सीड को अगर ग्रो करना है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स की यूज होगा। एंड सीपेज, तो यानी कि सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर के से जो आपके वाटर बॉडीज में डायरेक्ट आप डालते हैं और धीरे धीरे सीपेज होता है, उससे आपका जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे 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 कॉन्टिमिनेट होता चला जाता है। और इन सभी का मतलब है मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट एक बड़ी टर्म है एक्चुअली। मिसमैनेजमेंट में सभी चीजें आती हैं। समझ में आ रही है बात? आगे देखिए, तो it is a question series. Say it with confidence. Yes, you can do it. Water scarcity may be an outcome of the large and growing population in India. Analyze the statement. आपको ये स्टेटमेंट एनालाइज करना है, साथ ही साथ वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपकी जो पहले वाली स्लाइड है उसके अंदर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, तो तुरंत अटेम्प्ट कीजिए। और हाँ, अगर लिख नहीं सकते तो सोचिए, सोचने से आपकी सोचने की पावर बढ़ती है, और अगर आप सोचेंगे तो आप उसको लिख भी पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी अभी हमने कहा कि एग्रीकल्चर, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई एग्रीकल्चर के अंदर कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि हमारे वाटर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर, ध्यान से समझिए, इरिगेटेड एग्रीकल्चर,
इरिगेटेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि इरिगेशन, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के अंदर भी स्पेशली अगर मैं इरिगेशन फैसिलिटी की बात करूं, तो इसके कारण जो हमारा जो कंजप्शन हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। क्या कारण है? देखिए, इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इन फार्म्स फॉर इरिगेशन। इससे क्या होता है, सभी के पास अपने इंडिविजुअल है, पब्लिक नहीं है, कम्युनिटी का नहीं है, तो देर इज ओवर यूज एंड कंटिन्यूस यूज विदाउट रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल, इट लीड्स टू द फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। और अभी अभी मैंने आपको बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आपके पास आती है पैकेज टेक्नोलॉजी, और पैकेज टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं आपका HYV सीड्स, और HYV सीड्स बिना बहुत ज्यादा वाटर दिए ग्रो करना मुश्किल है। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन HYV सीड्स विच रिक्वायर मोर वाटर कंपेरेटिव टू द इंडिजीनियस सीड्स, तो दे आर वाटर इंटेंसिव। ध्यान से समझें, ये बड़ा सुंदर शब्द है वाटर इंटेंसिव। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का मतलब होता है वो क्रॉप जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चेंज इन द ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न, धीरे धीरे स्लोली हम लोग अपने जो इंडिजीनियस सीड थे या अपनी इंडिजीनियस जो हमारा एग्रीकल्चर था उसको हम छोड़ रहे हैं, और किस तरफ मूव कर रहे हैं? कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि इनसे हमें क्या ज्यादा होती है? इनकम ज्यादा होती है। और इन कमर्शियल क्रॉप्स को क्या चाहिए होता है? मोर वाटर चाहिए होता है। कह सकते हैं कि कमर्शियल क्रॉप्स आर वाटर इंटेंसिव। लेस अवेयरनेस, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कि अवेयर ही नहीं है किसान, फार्मर्स अवेयर अवेयर इस मामले में नहीं है कि कौन कौन सी नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि वाटर इंटेंसिव ना हो करके कैसी हो। जल्दी सोचो, बहुत अच्छा शब्द है, ड्रॉट रेजिस्टेंस हो। ड्रॉट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंस वो क्रॉप्स होती हैं जिनके अंदर बहुत कम वाटर की नीड होती है। तो इतनी सब प्रॉब्लम्स हैं, सो वी नीड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। कौन सी होती है भाई ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स? वो क्रॉप जिनको पानी की कम से कम नीड होती है। एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। तो देखिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा अगर वाटर की स्कैरिसिटी होगी? कि सर एक तो हेल्थ हैजार्ड्स होंगे, हेल्थ हैजार्ड्स बाय पोल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। देखिए, आपने सुना है डायरिया एक डिजीज होती है, वो आपके कंटेमिनेटेड वाटर से ही होती है। आगे देखिए, चैलेंजेस फूड सिक्योरिटी बाय अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन। अगर वाटर की क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो आपके फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी, और जैसे ही आपका फूड का प्रोडक्शन कम होगा, आपकी जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी का मतलब है श्योरिटी ऑफ गेटिंग फूड, विल बी चैलेंज्ड। इट रिटार्ड्स, इसको जूम कर लेते हैं, इट रिटार्ड्स कंटिन्यूएशन ऑफ लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग अपने जीवन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और प्रोडक्टिव एक्टिविटी का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, अगर आपके खुद के अगर डिजीज हो जाए तो क्या आप प्रोडक्टिव रहेंगे? नहीं रहेंगे। माइग्रेशन, और इन सब के कारण क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द स्कार्स एरिया। स्कार्स एरिया मतलब जहां पर पानी की कमी है, वहां से लोग दूर जाने लगते हैं, और जहां जाएंगे वहां पर भी तो जाकर के वो वहां के वाटर रिसोर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे। आगे देखिए, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल, ये बड़ी टर्म है बेटा। नेचुरल अगर हम कह सकते हैं कि अगर वाटर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इकोसिस्टम का, तो अगर इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी अगर दोनों अफेक्ट होती हैं, तो सिंपल सी बात है, इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? डिग्रेड होता चला जाएगा। बच्चों देखो, मैंने इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं किया है। मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको वेल ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप भी इसको अच्छे से पढ़े तो आप भी इसको वेल ऑर्गेनाइज खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अब आप मेरा वीडियो देख करके इस चैप्टर को बुक से पढ़िएगा, आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर इन इंडिया। पहला क्वेश्चन, पहले कंजर्व करें या मैनेज करें? इंपॉर्टेंट बातें सोचने कि सर कंजर्व करोगे, कंजर्व करने का मतलब है कि आपके पास वाटर होगा तभी तो आप उसको क्या कर पाओगे? मैनेज कर पाओगे। तो देखो देखो बेटा, जल ही जीवन है, और जल है तो कल है। आप युवा पीढ़ी हैं, ऑल आर द यंगस्टर्स, तो अगर इस वाटर की वैल्यू समझेंगे तो 100% जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसको वाटर अवेलेबल भी होगा, क्वांटिटी में भी एज वेल एज क्वालिटी में भी। और इसी को हम क्या बोलते हैं?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए अब बात आती है, देखिए यहां से थोड़ा सा आपका जो चैप्टर है बुक के अंदर मैसी होता है, मैसी का मतलब है थोड़ा सा आपको टफ लगने लगता है, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। हम एज ए इंडियन, वी एज ए इंडियन आर क्लेमिंग कि भाई हमारे लिए वाटर मैनेजमेंट कोई नई चीज नहीं है। वी इंडियंस नो इट वेरी वेल ऑलरेडी। कैसे? अब क्लेम अगर कर दिया है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा? एविडेंस भी देना पड़ेगा। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। We have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built on stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. Have been का मतलब है कि हम बहुत पहले से ये काम करते आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। नया क्या है? नया ये है कि पहले जो हम डैम बनाते थे वो स्टोन रबल से बनाते थे, और आज जो हम डैम बना रहे हैं वो कॉन्क्रीट डैम बना रहे हैं। पहले जो हम डैम बनाते थे उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस एक हुआ करता था कि जब वाटर नहीं हो तो हम उससे इरिगेशन कर लें, और आज जो है उन डैम्स का जो पर्पस है दैट इज मल्टीपर्पज। दैट्स व्हाई डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। फिर हम कहते हैं कि भाई आप कह तो रहे हो कि आपके पास जो है ये हमारे लिए नया नहीं है, तो फिर एक बात बताओ, एविडेंस तो दो कि क्या एविडेंस है कि आपके पास नया नहीं है। सर ये एविडेंस है हमारे पास। क्या एविडेंस है? ध्यान से समझिए। इन थर्ड बीसी चंद्रगुप्ता मौर्य मेड डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स। क्या एविडेंस है? एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड। ये लोकेशंस हैं देखो, कलिंगा इन उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, बेन्नूर इन कर्नाटका एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र। यहां से हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर उस समय पर भी हमारे लिए वी वर अवेयर हाउ टू मैनेज द वाटर, हाउ टू कंजर्व द वाटर। उसके बाद जो आपके पास जो नेक्स्ट जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है फर्स्ट बीसी का सिंगावेरपुरा। इट इज लोकेटेड नियर द अलाहाबाद। अब इलाहाबाद है तो ध्यान करो, इलाहाबाद इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, और जब भी गंगा में फ्लड आएगी तो यानी कि इसके चैनल से पानी बाहर निकलेगा, और पानी वो जो बाहर निकलेगा अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं तो वो कंजर्व हो जाएगा। देखिए, इट चैनलाइज द फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोटी सी एक फोटो भी लगाई है ताकि आपके दिमाग में इसकी पिक्चर क्लियर हो सके। ये ऐसा कुछ सिस्टम है, एंशियंट एक्सकेवेटेड साइट एट सिंगार वेरपुरा। ध्यान से देखिए, इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। भोपाल लेक एक आर्टिफिशियल कब बनी? 11th सेंचुरी में बनी। इसके बाद आपको 14th सेंचुरी का एक एविडेंस मिलता है, टैंक इन होज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट। सीरी फोर्ट कहाँ है भाई? दिल्ली के अंदर सीरी फोर्ट। आप देख सकते हैं होज खास आज भी है। होज खास वो लोकेशन है जहां पर आपकी आईआईटी दिल्ली है इस समय। ध्यान से देखिए, तो ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य का जो एविडेंस है, श्रृंगारवीरपुरा का जो एविडेंस है, भोपाल लेक का जो एविडेंस है, होज खास का जो एविडेंस है, ये किस चीज के एविडेंस है? It is to claim that it is not new for us. We have been practicing the water management and conservation since the time immemorial. पुराने समय से हम जानते हैं भाई, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए ये सब चीजें। तो अब हम बात करते हैं किसकी? मल्टीपर्पज डैम्स की। अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इनको हम डैम्स भी बोलते हैं। या फिर मैं कहूं कि पहले जो डैम्स बनते थे वो बनते थे सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए, और आज जो डैम्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं फॉर मल्टीपर्पज। बहुत सारे पर्पज हैं उसके। नाउ द पर्पज ऑफ डैम्स, now the purpose of dams is not only storing excess water for irrigation. पहले किस लिए होता था? only irrigation. But after independence, with their integrated water resource management approach as the vehicle that would lead to nation to development, and भाई आपके डैम्स जो है मल्टीपर्पज हो गए हैं, तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक कोटेशन दिया, इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कोटेशन, डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया।
ये किसका कोटेशन है? जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन। अब आप ध्यान से सुनिए, आपके पास ये भी आ सकता है एग्जाम में कि वाई जवाहरलाल नेहरू टैग्ड द डैम्स एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या बताएंगे? कि सर हम बताएंगे उसके एडवांटेजेस। सर क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज, एडवांटेज बोल लो या फिर प्रोस बोल लो, बात बराबर ही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी भाई? जो वाटर के फ्लो से जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है, जो आप जो स्टोर करते हैं डैम वाटर को के अंदर, उसको आप किसके काम में ले सकते हैं? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज में। फ्लड कंट्रोल, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई जब आपके पास बहुत ज्यादा वाटर होता है तो आप उसके अंदर डैम के अंदर उसको स्टोर कर। व्हाट इज डैम एक्चुअली? डैम इज समथिंग बिल्ट अक्रॉस द फ्लो ऑफ द रिवर। यानी कि ऐसे अगर रिवर अगर फ्लो कर रही है तो इसके अक्रॉस में आप जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे? डैम बना, डैम बोलेंगे। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है अम्यूजमेंट। घूम रहे हैं आप, घूमने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फंवारे लगे हुए हैं, वहां पर बोटिंग हो रही है। इससे भी तो क्या जनरेट होता है? आपका फाइनेंस जनरेट होता है। और क्या हो सकता है? कि सर वहां पर जो लोग हैं वो इस चीज से कमाते हैं। सर वहां पर जो होटल्स हैं उन लोगों की कमाई होती है। एंड द अदर वन इज इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। आप देख सकते हैं ये इनलैंड नेविगेशन के काम में भी आते हैं डैम्स। तो ये सारे के सारे एडवांटेज है। क्योंकि ये सारे के सारे एडवांटेज है इसीलिए शायद जेएल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को क्या बोला था भाई? डैम्स को इन्होंने शायद इसीलिए क्या कहा था? टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बेटा। क्या क्या डिसएडवांटेज है? अभी ये तो हो गई एडवांटेज, अब होता है डिसएडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, थोड़ा फास्ट पिकअप करेंगे। डिसएडवांटेज स्टार्ट हो जाते हैं जब से डैम बनना चालू होता है। ध्यान से देखिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बहुत सारा बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको हमारे को खाली कराना होता है, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो सबमर्ज हो जाती है। देखिए सबमर्ज इज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सोइल लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इससे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड, जो रिवर फ्लो होती है उसी को तो कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं, तो ये क्या करता है? इट फ्रेगमेंट्स द रिवर फ्लो मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना, यानी कि जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं टू माइग्रेट, उनके माइग्रेशन को ऑब्स्टेकल डालता है, स्पेशली द स्पॉनिंग्स। द थर्ड इज सेडिमेंट। अब ध्यान से समझिए, अब सेडिमेंटेशन होता क्या है। सपोज करो आपके पास ये डैम बना हुआ है, इसके अंदर ये जो वाटर जो है ये आया जा रहा है, धीरे धीरे इस वाटर के साथ साथ जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ध्यान से देखिए, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स कॉजेज मेनी प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर डैम के बॉटम के अंदर धीरे धीरे सेडिमेंटेशन होता चला जाएगा ऑफ द रिजर्वायर, रिजल्टिंग इन rockier stream beds and poorer habitat for the rivers aquatic। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, सेडिमेंटेशन एट द बेस ऑफ रिजर्वायर कॉजेज फ्लड। क्यों भाई? जैसे जैसे इसका बेस फिलअप होता जाएगा तो सिंपल सी बात है इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो यानी कि इसको जो फ्लड, जो ये फ्लड कंट्रोल कर, जितनी ये फ्लड को कंट्रोल कर सकता है, जितना ये वाटर रिसीव कर सकता था उतना नहीं करेगा, तो आपका जो फ्लड कंट्रोल वाला जो मोटो है वो फेल हो जाएगा। सेडिमेंटेशन आल्सो मीन्ड दैट फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट। अब क्या है भाई, देखो जो सेडिमेंट्स होते हैं ये रिवर के अंदर होते हैं, और रिवर अगर मान लो फ्रीली फ्लो हो रही होती तो ये क्या बनाता? फ्लड प्लेन बनाता। फ्लड प्लेन क्या होते हैं आपके? फ्लड प्लेन जो आपके होते हैं जो रिवर वाटर से बनते हैं। अब पूरी की पूरी सिल्ट तो यहाँ जमा हो गई, तो आगे सिल्ट बची नहीं। तो आगे अगर सिल्ट नहीं बचेगी तो सिंपल सी बात है, अच्छा सिल्ट इसी के अंदर क्यों रुकती है? कि सर सिल्ट जो है हैवी होती है इन कंपैरिजन टू क्ले एंड, हाँ देखिए, तो आपके पास ये सिल्ट जो है ये सारी की सारी कहाँ जमा हो रही है? आपके पास डैम के बेस के अंदर। इससे क्या हो रहा है कि जो आपके पास जो फ्लड प्लेन बनना चाहिए था उसका जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन है वो कम होता है, फर्दर एडिंग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। Fourth point, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall। इससे क्या होता है? Loss of life, property and extensive soil erosion। Multi-purpose projects induced earthquake। earthquake इंड्यूस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर का जो वेट है वो
अर्थ की सरफेस पे लगता है, उससे इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाता है, कोज वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड पेस्ट एंड पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। दैट पैटर्न है, अगर आप इन पॉइंट्स को पकड़ के लिखना चालू करेंगे तो एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि आपका एक भी नंबर काट जाए। इरिगेशन फैसिलिटी चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है पहले आप और कोई क्रॉप लगाते थे, वाटर की अवेलेबिलिटी हुई, आपने बहुत ज्यादा अपनी क्रॉपिंग की स्टाइल ही बदल दी, यानी कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप से आप किधर चले गए, वाटर इंटेंसिव की तरफ। फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स, दिस हैज ग्रेट इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन का मतलब कि सोइल के अंदर साल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जनरेटेड इंटर स्टेट वाटर, ये क्या है भाई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट? देखो कोई भी रिवर अगर 2 या 3 स्टेट से निकल रही है तो हर स्टेट ये क्लेम करना चाहता है कि इसका जो इतना पार्ट जो रिवर का है मेरा, या फिर पूरा पूरा मेरा पार्ट है। लेकिन इससे होता क्या है, इससे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जनरेट होते हैं। क्या होते हैं भाई? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जनरेट होते हैं। जनरेटेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में, इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर फ्रॉम द कोयना डैम बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इससे क्या होता है? इससे दो स्टेट के लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, एजिटेशन क्रिएट। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं कहूंगा, से इट विथ कॉन्फिडेंस, यस यू कैन डू इट। क्वेश्चन है, इन रिसेंट ईयर्स multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. Explain this step. उस स्लाइड को पढ़ो और इस क्वेश्चन का जवाब दो। इन व्हाट वेज आर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरिसिटी? हाउ हैव मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स, ये स्पेलिंग थोड़ी सी भाई टाइपिंग मिस्टेक है, डैम्स been the cause of many known social movements. The dams that were constructed to control flood have triggered floods. क्या हुआ कि भाई हमने फ्लड कंट्रोल के लिए करा था लेकिन फ्लड ट्रिगर कर रहा है। एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप आराम से दे सकते हैं। अभी एक छोटी सी केस स्टडी है सरदार सरोवर डैम की। आपको दिख रहा है, दिस इज द यूनिटी स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, ये बना हुआ है कौन सी रिवर के ऊपर है? नर्मदा रिवर के ऊपर, गुजरात में। बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। आपके पास एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है इसके लिए। इट इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर इन गुजरात। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, कवरिंग हाउ मेनी स्टेट? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। आसपास के स्टेट ये देखो, राजस्थान, गुजरात, एमपी एंड महाराष्ट्र। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एरिया एंड डेजर्ट एरिया। कौन कौन से भाई इनमें से कौन कौन से डेजर्ट एरिया है बताओ? राजस्थान आता है, गुजरात आपका जो है ये भी डेजर्ट एरिया या डेजर्ट प्रोन, या फिर मैं कहूँ ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड कौन कौन सी फैसिलिटी? एक तो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और एक ड्रिंकिंग वाटर की भी कराता है। चलिए देखते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज टू 18.45 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड कवरिंग दैट मच ऑफ विलेजेस इन 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यानी गुजरात के अंदर क्या करा रहा है? इरिगेशन फैसिलिटी। इट विल आल्सो इरिगेट 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाड़मेर। एंड पूछ सकता है आपसे कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर थोड़ा टफ बनाना हो तो, इस डैम से राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको फायदा मिल रहा है? अबाउट एंड आल्सो ट्राइबल हिली ट्रैक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं इस डैम से कितने सारे लोकेशंस हैं, कितनी सारी जगह हैं जो कि ऑलरेडी ड्रॉट प्रोन एरिया में थी, वो फायदा उठा रही। देखिए आगे फिर हम बात करेंगे। अब अभी तो हम बात कर ही रहे थे कि भाई हमें वाटर का मैनेज करना है और वाटर को कंजर्व करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, मैं कह रहा हूं कि यहां से आपके पास एक एमसीक्यू जहां तक है पक्का आने वाला है। प्रोग्राम्स लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। 3 प्रोग्राम है, बिल्कुल लाइन से याद करेंगे। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल मिशन, तीसरा थर्ड है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इनके गोल्स के ऊपर आप थोड़ा फोकस करेंगे बेटा। व्हाट इज द गोल ऑफ जल जीवन मिशन? इनेबल एवरी रूरल हाउसहोल्ड, पहली बात तो रूरल एरिया में एवरी हाउसहोल्ड गेट अश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर। देखो इसका लोगो यही है, एक वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर क्या बना हुआ है? एक
टैप बना हुआ है, यानी कि इसका एम है रूरल एरिया के अंदर सभी लोगों को पाइप्ड पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कि जो ड्रिंक करने लायक हो, पोर्टेबल पाइप्ड वाटर एट ए सर्विस लेवल पर पर्सन को पर डे का कितना मिलना चाहिए, 55 लीटर। वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकंड, मैं कह रहा हूं कि इस पे आप स्टार लगा लीजिए। अटल भूजल योजना का गोल, अटल भूजल योजना का गोल ये नहीं है कि ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना हो या ग्राउंड वाटर को, इसका क्या है, इसका मेन जो गोल है, टू ब्रिंग इन बिहेवियरल चेंजेस इन द कम्युनिटी फ्रॉम एटीट्यूड ऑफ कंजम्पशन टू कंजर्वेशन। मेन एम है कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो, वो कंजम्पशन की लिए ना सोचे बल्कि किसके लिए सोचे, कंजर्वेशन के लिए सोचे सोचे एंड स्मार्ट वाटर। ये देखिए हमारे राजस्थान गवर्नमेंट का मैंने एक ये पोस्टर का वो लिया है, वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग, सामुदायिक सहभागिता, जल बचत। कहने का मतलब ये भूजल के लिए नहीं है, ये ग्राउंड वाटर के लिए नहीं है, इसका गोल है आपके और हमारे बिहेवियर में चेंज करना। द थर्ड इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। व्हाट इज द गोल, एंश्योर एक्सेस टू सम मींस टू प्रोटेक्टिव इरिगेशन। प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब होता है कि आप कम से कम वाटर को यूज में लें फॉर ऑल एग्रीकल्चर फार्म्स इन द कंट्री। इसके दो सब प्रोग्राम हैं, हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हर खेत को पानी का मतलब है अश्योर्ड इरिगेशन टू एवरी फील्ड, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब है इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। इसी के साथ साथ इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी। ऑन फार्म जो वाटर यूज एफिशिएंसी है, आपको उसको भी क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है और आपकी बुक में बहुत मैशी दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा इजी आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब आपके पास रेन से जो भी पानी पानी आ रहा है, आप उसको हार्वेस्ट करो, सेव करो। क्या इफेक्ट है इसका सर, सोशियो इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट, तीनों काम है। सोशियो कैसे सर, कि सबके पास वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि अगर वाटर की स्कैरिसिटी होगी तो सिंपल सी बात है, आपकी पॉकेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। एनवायरमेंटल का मतलब वाटर को अश्योर करना। देखिए, इन एंशियंट इंडिया इंडियन नोज टेक्निक, तो हम वापस से कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नया, हम पहले से करते आ रहे हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं। इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन स्पेशली इन वेस्टर्न हिमालय, डाइवर्जन चैनल्स, और उन डाइवर्जन चैनल्स को क्या बोलते हैं, गुल्स और कुल्स। अभी डाइवर्जन चैनल क्या होते हैं, सपोज करो कि आपकी वाटर की जो स्ट्रीम ऐसे फ्लो हो रही है, आपने इसको डाइवर्ट कर दिया, ये ऐसे कर, गुल्स एंड कुल्स। द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल इनंडेशन चैनल टू इरिगेट। अब इनंडेशन चैनल क्या होता है, आपकी एक स्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रही थी, आपने इससे इनंडेट किया, इनंडेट का मतलब होता है काट करके आपने एक चैनल इधर भी निकाल लिया, और इससे अपने क्या कर रहे हैं आप, फील्ड्स का इरिगेशन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज। ये देखो आप, ये जो आपके पास जो आपका खेत था, फील्ड था, आपने इसको वाटर को, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए काम में ले रहे हैं। दैट अलाउड द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर द सोइल। क्या होगा, बहुत दिनों तक अगर यहाँ पानी रहेगा तो आसपास की सोइल है उसका मॉइस्चर को भी मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ यही वाटर जो है ग्राउंड के अंदर धीरे धीरे सीपेज होकर के जाएगा, तो आपका जो ग्राउंड वाटर है, टेबल है, उसको भी मेंटेन करेगा। और इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको जैसलमेर में बोलते हैं खडीन्स, और अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में इनको जोहड़ बोलते हैं। ध्यान रखना, खडीन एंड जोहड़। खडीन इज called in Jaisalmer, and in the other parts of Rajasthan we call that type of structures johars. अब अगर मैं फिर से राजस्थान की बात करूं, तो आप देख रहे हैं आपको ये टैंक लग रहा है। टैंक कहां पर है, टैंक आपके जो अर्थ की सरफेस है उसके अंदर थोड़ा सा खोद करके टैंक बनाया गया। ध्यान से समझे, ये टैंक क्या है, इन राजस्थान बीकानेर, याद रखेंगे, फलोदी एंड बाड़मेर, अभी राजस्थान में तीनों डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर। रूफ टॉप, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक घर है और आपके पास जो भी वाटर आएगा रेन से, आप एक पाइप लगा करके और इसके अंदर स्टोर करेंगे। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप का मतलब आपकी छत पे जो पानी गिर रहा है उसको आप नीचे टैंक में सेव कर रहे हो। was commonly practiced to store drinking water in underground tanks, और इन टैंक्स को क्या बोलते हैं, टाकास। ध्यान रखना, खडीन अलग है, टाकाज अलग है। खडीन और जोहड़ दोनों एक है, टाकाज अलग है।
फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर। और अच्छा, राजस्थान में जो बरसात का पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पालर पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी के साथ साथ हम एक टॉपिक और निपटा देते हैं एंड टू एंड। कौन सा? रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। देखियो, रूफटॉप जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो इंडिया के बहुत सारे एरियाज के अंदर यूज में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गेंडाथूर, मैसूर, कर्नाटका, विलेजर्स ऑलरेडी यहाँ पर काम में ले रहे हैं रूफटॉप। ये है भाई, ये देखो डायग्राम है। रूफ के ऊपर जो भी पानी आएगा इस ट्रे से होकर के पाइप के थ्रू और अंदर आ जाएगा। शिलोंग मेघालय, अब आपको सोचना चाहिए कि शिलोंग मेघालय के अंदर दो लोकेशन है, चेरापूंजी एंड मासिन राम। ये जो दो लोकेशन है शिलोंग से मात्र 50 किलोमीटर दूर, 55 किलोमीटर दूर है। फिर भी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो शिलोंग है, मेघालय जो है, ये शिलोंग जो एरिया है, यहाँ का जो, यहाँ पर रेन वाटर, रेन तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ की जो सरफेस है वो कैसी है? रॉकी एंड स्लोपी। तो यहाँ पर पानी रुकता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है। विलेजेस ऑफ थार, थार के जो विलेज, अब थार की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट स्टेट में है? गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं कि तमिलनाडु पूरे इंडिया के अंदर ऐसा स्टेट है जहां पर अगर आप मकान बनाओगे तो आपको रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना मैंडेटरी है, और अगर नहीं लगाओगे तो इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान, अच्छा एक बात बताओ, हमने देखा कि हमारे पास राजस्थान में खड़ीन्स हैं, चोहर्स हैं, टाकाज है, लेकिन होता क्या है राजस्थान के अंदर क्या है कि एक कैनाल आती है, इसको हम बोलते हैं आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके आने से क्या होता है कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर होती है, और लोग वाग क्या करते हैं कि लोग करते हैं कि अपने जो ऑलरेडी जो अपने पास जितनी भी टेक्निक्स थी वाटर सेविंग करने की, उन सबको धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ये इट इज ए मैटर ऑफ टेंशन फॉर ऑल ऑफ अस। In Western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop water rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Indira Gandhi Canal. Again कहूंगा, say and say with the confidence, yes, you can do it. Describe the various methods of rainwater harvesting exercise since ancient time. वही बताएंगे हम सबकी सब, गुल कुल और आपका जो है खड़ीन्स, टोहर्स, टाकाज, राइट। विच स्टेट हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी? बताओ भाई, अभी पढ़ा है तमिलनाडु। व्हाट आर द टाकाज, व्हाट आर द जोहर्स एंड खड़ीन्स? तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप दें, लिखें, नहीं लिख सकते तो सोचें। ये आपके पास एक डायग्राम है और ये आपकी बुक के लास्ट पेज पे दिया हुआ है, बंबू ड्रिप इरिगेशन। व्हाट इज बंबू ड्रिप इरिगेशन? भाई आपको करना क्या है, आपको बंबूज लेने हैं और बंबूज के पाइप बनाने हैं और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके वाटर को कंजर्व करना है। देखिए, इन मेघालय ए 20 100 year old सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बंबू पाइप्स। देख सकते हैं आप, ये बंबूज को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। देखो, इससे क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि एक तो आप प्लास्टिक काम में नहीं ले रहे हैं, वहां का जो नेचुरल रिसोर्स है आप उसी को काम में ले रहे हैं। दूसरी बात, मेघालय में होते हुए भी आपके पास वाटर अवेलेबल है, आपके पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ रेन वाटर अवेलेबल है, फिर भी यू आर यूजिंग एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वेरी मच जुडिशियली। अब देखिए, ये लास्ट स्लाइड है अपने इसकी, डैम्स। डैम्स की मैं बात करूंगा, ध्यान से आप सभी मेरे साथ फटाफट इसको लगाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर के, क्योंकि हमारे ऑलरेडी शायद अपना टाइम जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, ये वो डैम्स है, 3, 3, 6 टू 8, 8 डैम्स आपके पास लोकेशन पे आ सकते हैं मैप के अंदर लोकेशन। तो देखिए, सलाल डैम, ये मैंने यहाँ नॉर्थ में क्यों लिया है? क्योंकि ये तीनों की तीनों नॉर्थ के ही हैं। यहाँ पर है आपके पास सलाल डैम, यहाँ पर है भाखड़ा नांगल, और यहाँ पर है टिहरी। ठीक है, ये एक लाइन में हो गए। अब इधर आ जाओ, राणा प्रताप सागर, राजस्थान। राणा प्रताप से याद रखेंगे, वैसे भी तो राणा प्रताप तो ये राजस्थान के। सरदार सरोवर, सरदार पटेल कहाँ के थे भाई? गुजरात के। तो सरदार सरोवर कहाँ बनेगा आपका? हमने केस स्टडी पढ़ी है गुजरात के अंदर। तुंगभद्रा, कर्नाटका, तुंगभद्रा कर्नाटका। हीराकुंडेन, ओडिशा।
और वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा शायद ये आ सकता है तेलंगाना। ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में मत लगा के आ जाना। तुंगभद्रा बांध, टीटी से याद कर लो, चलो तुंगभद्रा तेलंगाना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़िए। पहली बार पढ़ना है नॉर्मल स्पीड में पढ़िए, सेकंड टाइम पढ़ना है 1.5 स्पीड रखिए, और एक बार बुक जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आप 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर शानदार नंबर लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।